15th अगस्त 1947। फिर न्यूज़पेपर कवर किया। उस दिन पूरा देश खुश था, सिवाय पंजाब के। पंजाब दो भागों में बट गया। वन इज वेस्ट पंजाब, जो अभी पाकिस्तान में है, एंड सेकेंड इज ईस्ट पंजाब, जो इंडिया में है। आज़ादी ने पंजाब को अपने ज़मीन, परिवार और अपने पहचान से दूर कर दिया। लाखों लोग अपना सब कुछ छोड़कर इंडिया से पाकिस्तान जाने लगे। पर इस पटिशन ने पंजाब के सिख कम्युनिटी को बहुत रुलाया। 1950s पार्टीशन हुए कुछ साल ही हुए थे कि एक और मूवमेंट स्टार्ट हो गया। वो था पंजाबी सूबा मूवमेंट। डिमांड सिंपल थी, लिंग्विस्टिक स्टेट। वे उससे पहले दो कैरेक्टर को जान लेते हैं। संत फतेह सिंह, ही इज ए लीडर ऑफ अकाली दल पॉलिटिकल पार्टी। हिज डिमांड्स ओनली टू मेक पंजाब एज ए लिंग्विस्टिक स्टेट। He did hunger strike for that. Then after, more farmers joined that protest. Second is Master Tara Singh. He is a great leader of Sikh community. उन्होंने 1953 में एक नारा दिया था, पंजाबी सूबा लेके रहेंगे। इन दोनों की वजह से 1966 में पंजाब एक अलग राज्य बना। लेकिन उस टाइम भी पंजाब का फिर से बंटवारा हुआ। वो था हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। जो हिंदू कम्युनिटी के लोग थे उसको हरियाणा के रूप में स्टेट दे दिया गया, और जो पंजाबी बोलने वाले इंसान थे उसको पंजाब में रखा गया, और जो पंजाब का पहाड़ी वाला एरिया था उसको हिमाचल प्रदेश को दे दिया गया। लेकिन इस पटिशन ने 3 ऐसे कांटे छोड़ दिए जो आगे चलकर आग में घी डालने का काम किया। फर्स्ट, चंडीगढ़ शेयर्ड कैपिटल, एंड सेकेंड वाटर डिस्प्यूट। थर्ड, पंजाबी स्पीकिंग एरियाज लेफ्ट आउट। इसमें से सबसे डेंजरस जो है वो है रिवर वाटर डिस्प्यूट, जिसका अभी भी प्रॉब्लम चल रहा है। पंजाब हरियाणा को पानी नहीं देना चाहता, इसलिए जब पार्टीशन हुआ था उसी टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक भाखड़ा डैम के थ्रू एक कैनल पास हुआ था जो 162 किलोमीटर का। आई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ इस प्रॉब्लम को आप गूगल पे सर्च करके देख लें। मैं यहाँ पर एनिमेट नहीं कर सकता उस चीज़ को, इसलिए उसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। ठीक है, आप गूगल पर जाकर के सर्च कर लें कि हरियाणा के पास पानी कहाँ से आता है। नाउ 1973 1966 में पंजाब एक भाषा के आधार पर स्टेट बना। पंजाब और हरियाणा का कैपिटल चंडीगढ़ और वाटर डिस्प्यूट प्रॉब्लम सोल्व हुआ नहीं था उस टाइम। अकाली दल पॉलिटिकल पार्टी एक रिजोल्यूशन पास करवा रही है
जिससे पंजाब और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में रिलेशन खराब हो गया था। अकाली दल का कहना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ चार चीजें कंट्रोल करेगी: डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी एंड कम्युनिकेशन, एंड ऑल अदर थिंग्स विल कंट्रोल बाय पंजाब गवर्नमेंट। जैसे ही ये डिमांड रखा, दिल्ली गवर्नमेंट को लगा कि ये साजिश है। इस टाइम पंजाब में ग्रीन रिवॉल्यूशन, यहाँ पंजाब देश का सबसे रिचेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट बन जाता है। बट ये सिचुएशन नया क्राइसिस को जनरेट करता है। ट्रैक्टर और मशीन्स की वजह से मजदूरों की ज़रूरत खेत में कम है। पंजाब का बॉर्डर पाकिस्तान के बॉर्डर के पास होने के कारण वहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं लगाया गया। इसके कारण पंजाब के हर एक गांव में बेरोजगारों की संख्या बढ़ती गई। नतीजा, गांव-गांव में पढ़े लिखे युवा पर बेरोजगार की एक बड़ी फौज खड़ी हो गई, जो सिस्टम से बेहद नाराज थी। आनंदपुरी साहिब रिसोल्यूशन के ठंडे पड़ने और बेरोजगार युवाओं के आक्रोश के बीच पंजाब की राजनीति में एक नया नाम उभरा: जर्नल सी भीनडेरन वाले। दिल्ली के खिलाफ उनके तीखे भाषणों ने गांव-गांव के गुस्से को एक नया मकसद दिया। पुलिस अरेस्ट से बचने के लिए 1982 में उन्होंने गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स को अपना बेस बनाया। एक आर्मी जनरल साबिर सिंह के मकसद से अकल तख्त पर सैंडबैग्स और गन पोस्ट की किलाबंदी शुरू हो गई। सिचुएशन आज से निकलता है। 1984 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी आर्मी बॉर्डर के खिलाफ ऑपरेशन ब्लू स्टार स्टार्ट करने पड़ी। टैंक्स और हेवी फायर के साथ कॉम्बैट शुरू हुआ। भिंडरावाले मारे गए, पर अकाल तख्त को भारी नुकसान पहुंचा और हजारों पिलग्रिम आग की लपेट में आ गए। इस घटना से सिख कम्युनिटी को गहरा जख्म दिया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी का एसेसिनेशन होता है, जिसके बाद दिल्ली समेत देश भर में एंटी सिख राइट्स भड़क उठे। इस ट्रेजेडी ने हजारों युवाओं को बदले के रास्ते को धकेला। 1984 के बाद पंजाब एक ऐसी आग भी झुलसने लगा जिसका कंट्रोल पाकिस्तान के हाथ में था। पाकिस्तान के आईएसआई में 1984 के गुस्से और आक्रोश का भरपूर फायदा उठा। सोवियत अफगान वार के दौरान आए वेस्टर्न फ्रांस और AK-47 एक्सप्लोजिव्स और आरपीजीएस के बड़े खेत को पंजाब के मिलिट्री ग्रुप तक पहुंचाया गया। इस दौर में पावर खालसा और खालिस्तान कमांडो फोर्स जैसे आर्मेड ग्रुप्स ने पूरे स्टेट में धमाके और टारगेट किलिंग्स का सिलसिला शुरू कर दिया। जून 1985 में एयर इंडिया फ्लाइट 182 को हवा में बॉम्ब से उड़ा दिया गया, जिसमें 329 लोगों की जान गई। हर रोज ट्रेन बॉम्बिंग, बस हाईजैक और पुलिस मिलिटेंसी इनकाउंटर तथा अन्य पंजाब के आम सिटीजन्स, चाहे हिंदू हो या सिख, इस दो तरफा आग में पीछे जा रहा थी। नाइनटीन 1990s के शुरुआत में मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए स्टेट पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को एक फ्री हैंड दिया गया। वायलेंस तो रुकने लगा, पर इसकी कीमत चुकाई ईमानदार से। ऐसी खबरें आने लगी कि हजारों युवाओं को बीमा कराए के उठा लिया गया और इन्हें इनकाउंटर के नाम पर कैद थे। लेकिन इस सच को दुनिया के सामने लाने के लिए एक शख्स खड़ा हुआ, जिसका नाम था जसवंत सिंह खरड़ा। खरड़ा ने अमृतसर, पट्टी और तरन तारण के शमशान घाटों से म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स इकट्ठे किए। उन्होंने सबूतों के साथ दुनिया को बताया कि 2000 से ज़्यादा अनआइडेंटिफाइड बॉडीज को पुलिस द्वारा सेक्रेटरी बंद किया गया है। इसी खुलासे के कुछ ही महीनों बाद
सितंबर 1995 में जसवंत सिंह खर्रा को उनके घर के बाहर से किडनैप कर दिया गया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। 2005 में सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में गिल्टी पुलिस ऑफिसर को सजा सुनाई। ये रियल स्टोरी के बेस पर सतलज मूवी बनी थी, जिसे सेंसर बोर्ड ने हेडलिस्ट और लीगल कंट्रोवर्सी के कारण लंबे समय तक ब्लॉक कर दिया। मिड 1990s तक आते आते पंजाब में वायलेंस तो थम गया, पर 15 साल के इस काले दौर ने स्टेट की आर्थिक और सामाजिक कमर तोड़ दी। आग तो बुझ गई, पर इसके बाद दो नए संकट पैदा। पहला ड्रग्स क्राइसिस, जिसने युवाओं को अंदर से खोखला किया, और दूसरा मास माइग्रेशन, जहां हर साल हजारों युवा पंजाब छोड़कर कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया जाने लगे। कंक्लूड करूं तो कहानी सिर्फ एक फिल्म की नहीं, कहानी ये समझने की है कि जब विकास, हक और संवाद की जगह नफरत और वायलेंट क्रैकडाउन्स लेते हैं, तो नुकसान किसी एक सरकार का नहीं, बल्कि पूरे देश और आने वाली पीढ़ियों का होता है। गुड लक पंजाब, बी हैप्पी। थैंक यू।